बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय का अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? जानते हैं आप बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा। चलिए उत्तर में लिख लेते हैं। निर्धनता को मापने के लिए आय या उपभोग स्तरों पर आधारित एक सामान्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे लिखेंगे। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति माह किया गया था। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद शुरू होता आपका दूसरा प्रश्न है, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? तो क्या लिखेंगे उत्तर में बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे वर्तमान निर्धनता अनुमान कार्य पद्धति पर्याप्त निर्वाह स्तर की अपेक्षा न्यूनतम निर्वाह स्तर को महत्व देती है। सिंचाई और हरित क्रांति के फैलाव ने कृषि के क्षेत्र में कई नौकरियों के अवसर दिए, परंतु भारत में इसका प्रभाव कुछ ही भागों तक सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों ने नौकरियों के अवसर दिए हैं, परंतु ये नौकरी लेने वालों की अपेक्षा काफ़ी कम हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। निर्धनता को विभिन्न संकेतकों के द्वारा जाना जा सकता है, जैसे अनपढ़ता का स्तर, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोधक क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं तक कम पहुंच, नौकरी के कम अवसर, पीने के पानी की कमी, सफाई व्यवस्था आदि। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा के आधार पर निर्धनता का विश्लेषण अब सामान्य है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद शुरू होता आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो जानते हैं आप क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों यानी कि 1973 से 1993 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफ़ी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान निर्धनों की संख्या में लगभग 26 करोड़ की कमी उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। उत्तर लिखेंगे बच्चों, भारत में निर्धनता के कारण अग्रलिखित हैं और क्या क्या है, फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी।
ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ख, भारतीय सरकार दो बातों में असफल रही, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जो निर्धनता चक्र को स्थिर कर सकते हैं। अगला लिखेंगे बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखेंगे ग, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक तत्व जैसे जाति, लिंग भेद और सामाजिक अपवर्जन जो मानव निर्धनता को बढ़ावा देते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों घ, छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। ठीक है बच्चों। अगला लिखेंगे ग, आय असमानता भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है। इसका मुख्य कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। फिर शुरू होता है आपका पांचवा प्रश्न, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषक, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। इन राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार की निर्धनता का औसत अधिक है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। अनाज का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान, अधिक कृषि विकास, भूमि सुधार उपायों से इन राज्यों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद शुरू होता है आपका यहाँ पर सातवां प्रश्न है, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया। यद्यपि 1980 से वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घटकर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई। दक्षिण एशिया के देशों जैसे कि भारत,
पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आदि में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है, जबकि लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात पहले जैसा ही है। अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार नाइजीरिया, बांग्लादेश और भारत में अब भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद शुरू होता है 8वां प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर आधारित है। और सबसे पहले लिखेंगे क, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। दूसरा लिखेंगे बच्चों पॉइंट यहाँ पर, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। और हेडिंग डालकर लिखेंगे, सरकार ने निर्धनता को समाप्त करने के लिए कई निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज और ग्रामीण रोजगार सृजन आदि। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें। और सबसे पहले क्या है आपके लिए, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। क्या लिखेंगे उत्तर में, उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, मानव निर्धनता की अवधारणा केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसरों का उचित स्तर न मिलना, अनपढ़ता, रोजगार के अवसर में कमी, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं और सफाई व्यवस्था की कमी, जाति, लिंग भेद आदि मानव निर्धनता के कारक हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, ख, निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। तो जानते हैं आप बच्चों, उत्तर लिखेंगे, महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चों को अति निर्धन माना जाता है, क्योंकि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित रखा जाता है। ठीक है, और अगला है बच्चों ग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तर में बच्चों, उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताएं अग्रलिखित हैं। और हेडिंग डालकर लिखेंगे, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, प्रारंभ में यह विधेयक प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में और बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया गया। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगला लिखेंगे, केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे आप, इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। आई बात समझे बच्चों। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस 9वें प्रश्न का उत्तर। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।